नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में आज बात करेंगे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तमाम जिले के जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या निर्देश दिए, उस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत हरिद्वार एक बार फिर से पहुंचे। वो नेत्र कुंभ के उद्घाटन में हरिद्वार पहुंचे थे, तो हरिद्वार पहुंच करके तीरथ सिंह रावत ने कुंभ के लिए कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं और क्या वो फैसले जो बदलने वाली प्रोसेस जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्या उसी के तहत उस फैसले को देखना चाहिए। तीसरी खबर में हम बात करेंगे कि कांग्रेस अब 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से अपनी कमर कस रही है। श्रीनगर में कांग्रेस ने एक रैली की। इस रैली में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे हरीश रावत के द्वारा किए गए, तो वहीं सरकार पर निशाना भी साधा गया। चौथी खबर में बात करेंगे क्यों आखिर सरकारी बैंक के कर्मचारी सोमवार और मंगलवार 2 दिन की हड़ताल पर गए हैं और इस 2 दिन की हड़ताल में आपको कितना असर पड़ सकता है। और आखिरी खबर में आज हम बात करेंगे, कोरोना वायरस देश में एक बार फिर से डरा रहा है। पिछले 3 महीनों में उतने केस सामने नहीं आए जितने रविवार को कोरोना वायरस के केस सामने आए। तो सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री तीरथ ने सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को कहा, जनप्रतिनिधियों के साथ बना रहे संवाद। भ्रष्टाचार और क्राइम पर सरकार का रहेगा जीरो टॉलरेंस का रुख। हरिद्वार में सीएम ने किया नेत्र कुंभ का उद्घाटन। कुंभ मेले के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। ट्रेनों को लेकर भी चल रही है बात। पिछली सरकार में सीमित किया गया था कुंभ का स्वरूप। श्रीनगर रैली में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी। हरीश रावत बोले, हर साल देंगे 10% नए रोजगार। 100 यूनिट बिजली प्रदेशवासियों को देंगे फ्री। निजीकरण के खिलाफ देश भर में सरकारी बैंक के कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल। ग्राहकों को हो सकती है दिक्कत, निजी बैंकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। और देश में एक बार फिर से डरा रहा है कोरोना। रविवार को सामने आए 25,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र समेत पंजाब, कर्नाटक, गुजरात में बढ़ रहा संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत एक्शन में हैं। तमाम तरह के काम वो कर रहे हैं। इसी बीच रविवार को तीरथ सिंह रावत सचिवालय में पहली बार पहुंचे। सचिवालय पहुंच करके उन्होंने वहां पर एक तो पूजा पाठ, हवन यज्ञ किया कार्यभार संभालने से पहले। उसके बाद उन्होंने जो कुर्सी टेबल होती है मुख्यमंत्री की, उस पर मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद महत्वपूर्ण खबर अब शुरू होती है। देर शाम को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जो उत्तराखंड के सभी जिले हैं, उन जिले के जो डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अपनी तरफ से कुछ आवश्यक निर्देश दिए और जिला अधिकारियों से जानकारी ली। जैसा कि चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया से उन्होंने वहां पर जो आपदा आई थी उसके संबंध में क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं, क्या क्या काम हुए हैं, ये जानकारियां ली। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बात को दोहराया, जिस बात को त्रिवेंद्र सिंह रावत इससे पहले वाली सरकार में दोहराते थे, यानी कि जीरो टॉलरेंस। तीरथ सिंह रावत ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार और क्राइम पर यह सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी, यानी कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड क्राइम। तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो एक तो जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित रखें, यानी कि जो नेता जनप्रतिनिधि हैं उनका जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ संवाद कंटिन्यू बना होना चाहिए। इससे जनता को सहूलियत होगी, जनता के काम निपटाए जा सकेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच की जो दूरियां रहती हैं, जो असंतुलन रहता है, वो चर्चाओं में रहता है और नेताओं की यह भी शिकायत होती है कि ब्यूरोक्रेसी बात नहीं सुनती और अंत में घुमा फिरा करके बात यह निकलती है कि कामकाज नहीं हो पाते हैं, विकास काम ठप पड़ जाते हैं। अब इसी बात पर तीरथ सिंह रावत ने यह स्पष्ट किया है कि एक तो संवाद सारे अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बनाए रखेंगे। दूसरा, तीरथ सिंह रावत ने इन अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सभी अधिकारी बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन अपने अपने क्षेत्र में करें, अपने अपने जिलों में करें। बहुउद्देशीय शिविरों से क्या होगा? बहुउद्देशीय शिविरों में कई तरह के काम एक साथ एक जगह पर हो सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम ही बहुउद्देशीय शिविर है तो जाहिर सी बात है उससे जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो अपनी इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना सरकार का कर्तव्य है और इसके लिए सभी अधिकारियों को जुटना होगा। इस बैठक के दौरान तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि हमें एक परिकल्पना को साकार करना है जनता के लिए।
वो परिकल्पना क्या है? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि अगर हम बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन करवाते हैं, यानी कि अधिकारी अगर उसे करवाते हैं, वो जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित रखते हैं, लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है, उनकी समस्याओं को समय पर दूर किया जाता है, तो इससे सरकार जनता के द्वार वाली जो परिकल्पना है वो साकार हो पाएगी। यानी कि हमें जनता के द्वार तक पहुंचना है, हमें उनकी समस्याओं को सुलझाना है। अपनी इस बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हालांकि इन निर्देशों पर कितना काम होता है, इनका रिजल्ट क्या होता है, आने वाले कुछ समय के बाद इस चीज का भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल निर्देश दिए हैं, और एक निर्देश महत्वपूर्ण यह भी दिया है कि अधिकारी आने वाले 6 महीने के अंदर प्रदेश भर में, यह मुख्यमंत्री ने कहा है, आने वाले 6 महीने के अंदर प्रदेश भर में जो अधिकारी हैं वो इस बात को सुनिश्चित करवाएं कि जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, फर्नीचर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। ये जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि शिक्षा की स्थिति उत्तराखंड में किस तरह से है, खासतौर पर सरकारी स्कूलों की और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की स्थिति कितनी है, ये सभी को पता है। इस बात पर गंभीरता दिखाते हुए नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर सभी सरकारी स्कूलों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि कम से कम ये मूलभूत सुविधाएं तो पूरी कर ली जाए। इसके अलावा भी कई और बातों पर विस्तृत चर्चा हुई। जो जिलाधिकारी उनसे फीडबैक लिया गया, उनसे जानकारियां ली गई, अपनी तरफ से निर्देश दिए गए। लेकिन जो महत्वपूर्ण स्टेप इस बैठक में उठाए गए, इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिए हैं वो यही हैं। पहली बात तो ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी समन्वय स्थापित करेंगे अपना जनप्रतिनिधियों के साथ, लोगों की सुनवाई करेंगे, लोगों के लिए बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन करेंगे। 6 महीने के अंदर जो तमाम स्कूल हैं उनमें व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट की कोई कमी नहीं होगी, पैसा सरकार देगी, अधिकारियों को काम करना है। अब ये काम आने वाले समय में किस तरह से होगा, इस पर हम भी नजर बनाएंगे, आप भी नजर बनाइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं उत्तराखंड में जो ज्वलंत विषय हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर काम असल मायने में कब होगा ये हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा। चलिए, तो अगली खबर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से जुड़ी हुई। तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से हरिद्वार पहुंचे। दरअसल इस बार वो हरिद्वार पहुंचे थे, वहां पर नेत्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था। तो इस नेत्र कुंभ का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंच करके उन्होंने कुंभ मेले के बारे में एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराया। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि भाई, महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है, इसलिए 12 साल में एक बार आने वाले इस महाकुंभ के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कोई सामान्य सा बार त्योहार नहीं है कि जो हर साल हर महीने आता रहेगा। ये 12 साल में एक बार आता है, इसलिए इसके लिए व्यवस्थाएं भी हम इसी तरह से करेंगे। और वही बात उन्होंने दोहराई कि इस कुंभ को दिव्य और भव्य हम बनाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक उन्होंने घोषणा भी की। उन्होंने कहा है कि कुंभ के लिए 4 गुना अतिरिक्त बसों को चलाया जाएगा, कुंभ के लिए अतिरिक्त ट्रेनों को चलाया जाएगा, दूसरे राज्यों से भी ट्रेनों को चलाया जाएगा, उसके लिए बातचीत चल रही है। अब यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, कुंभ के स्वरूप को छोटा किया गया था कोरोना वायरस को देखते हुए। स्वरूप को छोटा इसलिए किया गया था ताकि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो न बने। लेकिन तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही कई फैसलों को बदले जाने की संभावना थी, उनमें से बदले भी जा रहे हैं। और हरिद्वार में जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, 4 गुना अतिरिक्त बसें चलाएंगे, अतिरिक्त ट्रेनें चलाएंगे, तो ये उसी फैसले का बदला हुआ स्वरूप है जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया था, जिसमें यह कहा गया था कि बसों की संख्या सीमित होगी, ट्रेनों की संख्या सीमित होगी, कुंभ का स्वरूप सीमित होगा। लेकिन तीरथ सिंह रावत का मानना यह है कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस का इतना भय है नहीं, 12 साल में एक बार तो कुंभ आता है, तो उस कुंभ के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम अतिरिक्त ट्रेन भी चलाएंगे, हम अतिरिक्त बस भी चलाएंगे, हम वहां पर आने वाले लोगों को सुविधाएं ये देंगे कि उन्हें कुछ ज्यादा टॉर्चर न किया जाए, उन्हें परेशान न किया जाए कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो डॉक्यूमेंट दिखाइए, अपनी रिपोर्ट नेगेटिव दिखाइए। ये सब चीजें नहीं करेंगे। कुंभ की गाइडलाइन वही है, आप मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और खुशी खुशहाली से आएं, कुंभ में स्नान करें और अपने घर जाएं। तो नए मुख्यमंत्री के ये निर्देश, ये स्टेप साफ तौर पर यह भी दिखाते हैं कि कुंभ को लेकर वो थोड़े से गंभीर हैं। गंभीर इस मामले में कि जो साधु संत और हरिद्वार के लोग, हरिद्वार के व्यापारी जो नाराजगी जता रहे थे कि भैया एसओपी बहुत भारी भरकम बन गई, काफी सारे प्रतिबंध लग गए हैं, ऐसे में खुल करके कुंभ आयोजित कैसे होगा, तो उसके प्रति
एक सॉफ्ट साइड तीरथ सिंह रावत ने अपना दिखाया है और ये भी कहा है कि इसकी कुंभ के लिए जो बाकी की चीजें रहेंगी उनको भी, उन व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनावों को देखते ही बीजेपी ने सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन किया है, अपने संगठन में भी परिवर्तन कर लिया है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस भी अब इस मामले में कमर कस रही है। श्रीनगर में कांग्रेस ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस के कई नेता पहुंचे, कई दावेदार पहुंचे जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी करेंगे। उन्होंने वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन किया, अपनी दावेदारी को पेश किया। यह रैली कांग्रेस ने इसलिए आयोजित की ताकि केंद्र सरकार के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए और इसके लिए अपना बिगुल बजाने के लिए यह रैली काफी महत्वपूर्ण थी। इस रैली में एक तरफ कांग्रेस हमलावर होती रही महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर, तो दूसरी तरफ घोषणाओं की झड़ी भी काफी सारी यहां पर हो गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस रैली को संबोधित करते हुए कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे किए हैं। हरीश रावत का कहना है कि 2022 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसी भी विभाग का कोई पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहेगा, उसको 6 महीने के अंदर हम भर के दिखाएंगे। हरीश रावत ने यह भी यहां पर कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार 2022 में आएगी तो कांग्रेस 10% अतिरिक्त रोजगार का सृजन इस प्रदेश के अंदर करके दिखाएगी। हरीश रावत ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार 2022 में आती है तो उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली पहले साल फ्री दी जाएगी और आने वाले 2-3 सालों में 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो उपनल के कर्मचारी है, जो अन्य कर्मचारी संगठन है जो हड़ताल पर हैं, उनकी बातों को सरकार सुन ही नहीं रही है। कांग्रेस की सरकार अगर होती या फिर कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो उन सब लोगों से बैठ करके बातचीत की जाएगी और उनकी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। यानी कि इस रैली के दौरान कांग्रेस ने खुद को एक संजीवनी देने की कोशिश की। एक तरफ महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा, महंगाई को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं दूसरी तरफ अपना विजन भी रखा, अपने वादे भी किए, अपनी घोषणाएं भी की ताकि लोगों को रिझा सकें। अब हरीश रावत की इन बातों में कितना दम हो सकता है, यह आने वाले समय में जनता बताएगी। कांग्रेस को इस रैली से कितनी संजीवनी मिलेगी, ये आने वाले समय में वक्त बताएगा और फिर से चुनाव में जनता बताएगी। लेकिन बहरहाल कांग्रेस भी अब कमर कस रही है, धीमे धीमे ही सही। एक तरफ जहां सरकार परिवर्तन और संगठन में परिवर्तन बीजेपी ने किया, तो कांग्रेस ने भी एक तरीके से अपनी सक्रियता को श्रीनगर की इस रैली में दिखाया, क्योंकि काफी उन्होंने वहां पर लोगों को जुटाया है। तो सरकारी बैंक के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर हैं, यानी कि 4 दिनों तक इन बैंकों पर यह असर पड़ा है। शनिवार को बैंक बंद रहे, रविवार को बैंक बंद रहे और अब सोमवार, मंगलवार को कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल सरकारी बैंकों की क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा समझिए कि अगर यह हड़ताल है तो इससे आप पर क्या असर पड़ेगा, आप किस तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। जो भी काम बैंक में जाने से होते हैं वो सारे काम नहीं हो पाएंगे क्योंकि बैंक बंद है। लेकिन नेट बैंकिंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप कुछ काम अपने कर सकते हैं। यूपीआई से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एटीएम की सुविधाएं खुली रहेंगी, उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो काम बैंक जाकर के होते हैं वो काम नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो तो खुले रहेंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंक हैं तो जाहिर सी बात है उसका असर पड़ेगा। यूनाइटेड जो बैंक संगठन है उसके करीब 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल पर हैं। अब बात यह कि आखिर हड़ताल पर हैं क्यों। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 2021 का बजट पेश किया, उस बजट के दौरान आईडीबीआई बैंक और 2 अन्य बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव लाया गया, यानी कि उनको प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला लिया गया। अब उन बैंकों को निजीकरण करने के विरोध में ही जो बैंक के संगठन है, सरकारी बैंकों के संगठन है, उनके कर्मचारी है, वो तब से धीरे धीरे विरोध कर रहे थे और अब वो विरोध व्यापक रूप से हड़ताल के रूप में सामने आ रहा है। यानी कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा था कि निजीकरण करके हम राजस्व जुटाएंगे और उसके तहत जो बैंकों का निजीकरण किया गया था उसके विरोध में ही यह हड़ताल है। 2 दिन तक आपको बैंकों में दिक्कतें हो सकती हैं। आपको ये भी एक और जानकारी हम दे दें कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि निजीकरण से लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य हमें प्राप्त हो। इसके लिए सरकारी बैंकों का और एक इंश्योरेंस कंपनी का भी निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया। इसी का ये विरोध हो रहा है। 2 दिनों तक बैंक रहेंगे, आपको दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक खुले रहेंगे और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो भी आप कर सकते हैं।
चलिए अब बात कोरोना वायरस की। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस डरा रहा है। दिसंबर के बाद से लेकर और अभी तक रविवार का वो दिन था जबकि सबसे ज्यादा मामले सामने आए। रविवार के दिन देश भर में अगर हम बात करें तो 25,320 नए केस दर्ज किए गए। इन 25,320 नए केसों में से 16,000 से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं। लेकिन प्रभावित अकेला महाराष्ट्र नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां पर यह संक्रमण अब फैल रहा है। यानी कि इस पर स्वास्थ्य विभाग भी चिंता जता रहा है और आपको भी चिंता होनी चाहिए कि कोरोना वायरस के केस जो कि कम देश भर में हो गए थे, दूसरी तरफ टीकाकरण का अभियान चल रहा है, तो वहीं अब 1 साल होने के बाद इन केसेस का एक बार फिर से बढ़ना कहीं ना कहीं चुनौती भी है और आपको सावधान भी रहना चाहिए। आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 25,320 नए मामले सामने आए। ये केस 84 दिन के संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है, यानी कि पिछले 84 दिनों में ये सबसे ज्यादा केस सामने आए। कुल मिलाकर देश भर में अब जो केस है कुल कोरोना वायरस के 1,13,59,048 हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 20 दिसंबर को, इससे पहले 20 दिसंबर को 26,000 मामले सामने आए थे और कल के दिन 25,000 नए मामले सामने आए। कोविड-19 के चलते रविवार को 161 लोगों की मौत देश भर में हुई। यह भी एक बड़ा नंबर है और कुल अगर बात करें तो 1,58,607 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो राज्य मैंने आपको बताए हैं, इन राज्यों में कोरोना के जो मामले बढ़े हैं, इससे असर भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कई जगहों पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो आप भी सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। ये वीडियो पसंद आए, खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय को रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहिए और देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।